गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका एनालिटिक फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ जेड कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ रियल वर्ल्ड और रियल नंबर्स। ओके, तो अगर हम जैसे जो सिंपलेस्ट है आपका एफ ऑफ जेड, अगर आपको लिखना है तो सिंपलेस्ट केस क्या बन जाएगा, आयोटा एक्स वाई। यहाँ पे यू क्या है आपका, एक्स है, और वी क्या हो गया, वाई, ठीक है। और देखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे एफ जेड साइन जेड, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड आपका बन जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में आपका u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और v हो जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस आयोटा एक्स को लिख सकते हैं कोस ऑफ हाइपरबोलिक, साइक्लिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और साइन आयोटा वाई को लिख सकते हैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। इन दोनों का यूज किया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड आपके पास कोई एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ जेड क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसको यू ऑफ एक्स वाई आयोटा वी ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर, मतलब ये रियल फंक्शन और ये आपका इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो एनालिटिक फंक्शन की अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन होगा द फंक्शन that is defined and differentiable in certain domain D is called analytic function in that domain, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है, डिफाइंड है और उसी डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है, तो आपका ये फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा। क्लियर है। अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं a function f of z
is said to be analytic at a point z naught if f of z is differentiable not only at z naught but at every point in the neighborhood of z naught। जो पीछे लिखवाया था उसी को एक्सटेंड करा थोड़ा सा रिफाइन करके, ठीक है। द पॉइंट एट विच द फंक्शन is not differentiable is called singular point of that function, ठीक है। An analytic function is also known as holomorphic, regular और monogenic। क्लियर है? ठीक है। तो एक टर्म आती है यहाँ पे एंटायर फंक्शन। अगर को पूछने लगा एंटायर फंक्शन मतलब क्या होता है, उसका लिख लेना अ फंक्शन विच इज एनालिटिक, which is analytic everywhere for all z in the complex plane। ठीक है, हर जगह एनालिटिक है, इज नोन एज एंटायर फंक्शन। क्लियर है? तो ये जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो हमेशा एनालिटिक होगा, मतलब एंटायर फंक्शन जो होगा वो हमेशा एनालिटिक होगा, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लिख लो तुम। हाँ, एन एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका ये मतलब है एंटायर फंक्शन तो एनालिटिक, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा,
देखो, कोई एक फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है एंटायर फंक्शन। क्लियर है? सेकंड लिखो, एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज differentiable and continuous, but converse is not true। इसका भी सेम मतलब है कि हर एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। थर्ड लिखो, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। देखो, अब अगर तुमको डिफरेंशिएबल चेक करना है, ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी का तुमको डेफिनेशन बताई थी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। क्लियर है? तो देखो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक फंक्शन लूँ, ठीक है, मेरे को प्रूफ करना है कि जो जेड बार है, ठीक है, एफ ऑफ जेड गिवन है जेड बार। जेड बार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई, ये एनालिटिक है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? एफ डैश जेड डिफरेंशिएबल चेक करो, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट टाइम भी बताया था कि तुम डिफरेंट डिफरेंट पाथ से किसी एक पॉइंट की तरफ आओ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, तो इस पाथ से आओ, इस पाथ से आओ, इस पाथ से आओ, वैल्यू सेम आनी चाहिए हर पाथ से। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ से आ रहे हैं, इस वाले पाथ से, तो इस पाथ पे ले लेते हैं डेल्टा वाई। जब पहले डेल्टा जेड ही रख लो, फिर एक्स और वाई को जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इसको एफ ऑफ जेड किया जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, इसको लिख सकते हैं जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। आएगा डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब मान लो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो है, एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ डैश जेड आ जाएगा डेल्टा एक्स माइनस, देखो अगर जेड ये है तो डेल्टा जेड बार क्या होगा, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। और जेड क्या होता है तुम्हारा, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा। तो डेल्टा एक्स माइनस माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्ट लिमिट
डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखो डेल्टा वाई जीरो, ये दोनों टर्म जीरो हो गए, ये कट के 1 + 1 दे देगा। दूसरे पाथ से आओ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका आ जाएगा -1। ठीक है। और डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, मतलब दोनों से अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये आएगा आपका, इस केस में आएगा FZ 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। क्लियर है। डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई, इस केस में। ठीक है। तो देखो, एक पाथ से +1 आ रहा है, एक पाथ से -1 आ रहा है, एक पाथ से 1 - आयोटा 1 + आयोटा। तो क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका f(z)=z बार, इट इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सिंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, so it is not analytic। तो जिनका z बार है वो नॉट एनालिटिक है। सो f(z)=z बार इज नॉट एनालिटिक। अब देखो क्या है, तुम हर बार तो चेक करने बैठोगे नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी हर बार थोड़ी चेक कर लोगे, और कर भी हो लोगे, चलो करने भी लगे, टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, और हर एक फंक्शन की ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते फिरोगे, तो तुम्हारा टाइम कितना वेस्ट होगा, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ही होता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तुम्हारे पास है कॉची रीमन कंडीशन। ठीक है, हमारे पास है कोची रीमन कंडीशन। ठीक है? ये क्या बोलता है, पूरा फंक्शन f(z) u + i टू बी एनालिटिक at all points in the region R पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन है du/dx = dv/dy। दूसरी कंडीशन है du/dy -(-) dv/dx। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट du/dx du/dy dv/dx dv/dy एग्जिस्ट। ये जो है ना तुम्हारे फंक्शन एग्जिस्ट भी तो करें, मतलब यू और भी डिफरेंट, वो भी तो होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करो, तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया होगा u(x, y), अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक है, अगर नहीं कर रहा है तो एनालिटिक नहीं है। क्लियर है। तो अब देखो, अगर हम उसी कोई जो पिछली बार लिया था, ठीक है, क्या लिया था तुमने, f(z)=z बार, मतलब x + i, यू क्या है तुम्हारा यहाँ पे, x है,
और v क्या है y। निकालना डी यू ओवर डी एक्स कितना आ गया 1। डी यू ओवर डी वाई कितना आ गया 0। डी वी ओवर डी एक्स कितना आ गया 0। डी वी ओवर डी वाई कितना आ गया 1। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अरे माइनस आएगा ना, जेड बार माइनस आएगा। नहीं, वही तो कहूँ कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो नहीं कर रहा ना। डी यू ओवर डी एक्स इज नॉट इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई। ठीक है। और डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी वी और डी एक्स, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या है, द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। क्लियर है। देखो वहां कितना लंबा हुआ था, यहाँ देखो 2 स्टेप में हो गए, एनालिटिक है या नहीं। क्लियर है। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखोगे, डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू 1/r डी वी ओवर डी थीटा। ठीक है। और बी है तुम्हारा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर डी वी ओवर डी आर। देखो ये कैसे हुआ, जब डी यू ओवर डी आर करोगे तो तुम्हारे पास एक 1/r की टर्म आएगी। इधर डी वी ओवर डी थीटा करोगे तो इधर वो जो आर की टर्म है इधर मिसिंग है, तो इसलिए 1/r से डिवाइड करोगे। यहाँ पे 1/r नहीं है, यहाँ पे 1/r आ जाएगा। तो इस आर से इसको काटने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। तो ये तरीका है याद करने का। ठीक है। यहाँ नीचे आर लिखा हुआ है तो यहाँ भी नीचे आर लिख दो। यहाँ नीचे आर लिखा हुआ है तो यहाँ भी नीचे आर लिखना था, अब वो यहाँ ना लिख के मैंने यहाँ लिख दी। समझ में आ गया ना। यहाँ लिखना था, आर यहाँ है ना, तो यहाँ आर लिखना था, यहाँ ना लिख के मल्टीप्लाई में भेज दिया। ऐसे ही यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी एक आर लिख दिया। क्लियर है। तो यह है तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये 4 इक्वेशन याद रखना। इन 4 की मदद से तुम कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं इस पर रिलेटेड। ठीक है। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z²। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, या डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, शो दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। ठीक है। टेस्ट वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट, चेक, शो। ठीक है। यही कराएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कराएगा। ठीक है। तो 1 ऑफ जेड आ गया, z² भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं 1/z बता दूंगा, एफ ऑफ जेड कर लेना, मतलब z² कर लेना। ठीक है। तो इसको किस में, u अपॉन आयोटा v की फॉर्म में लिखना है इसको 1/z को। तो क्या करो तुम, z की वैल्यू रखो x प्लस आयोटा वाई, इसको रैशनलाइज करो, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। कितना आ गया, एक्स माइनस आयोटा वाई x² प्लस y²। एफ ऑफ जेड आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन x² प्लस y²। ये u प्लस आयोटा की v की फॉर्म में आ गया। u कितना आ गया, x अपॉन x² प्लस y²। v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x² प्लस y²। डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, डी यू बाई डी वाई कैलकुलेट करेंगे, डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, डी वी बाई डी वाई कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशिएशन तुम्हें बताई हुई है जब वेक्टर्स करा रहा था। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका करके देखो कि x² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर
और इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी यू बाई डी वाई जाएगा -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। डीवी बाई डी एक्स निकालोगे 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डीवी बाई डी एक्स निकालोगे और डीवी बाई डी वाई निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। करके देख लेना, देखो एक करा के दिखा देता हूँ। ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी एक्स करा के दिखा देता हूँ, बाकी खुद कर लेना है ना। देखो इसमें डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, ये तो होता था फॉर्मूला। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कितना 1 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस न्यूमरेटर एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशियल। इसका 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ऐसे ही तुम सारे कर सकते हो। ठीक है। सेम यही फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएबल आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएबल, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएबल। क्लियर है। जैसे प्रोडक्ट में पढ़ा होगा ना तुमने, एक्स और वाई दो हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल था, ऐसे ये डिवीजन का रूल है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया ना तुमसे, ये समझ गए ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो बता देना। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा एनालिटिक वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तुमको। ठीक है, पहले कार्टेशियन वाले देख लेते हैं, उसके बाद पोलर वाले देख लेंगे। ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास एफ ऑफ जेड गिवन है ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इसको u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखेंगे तो u कितना आ जाएगा e की पावर x कोस वाई, और v कितना आ जाएगा, v यहाँ लिख दो, v कितना आ जाएगा e की पावर x साइन वाई। तो डी यू ओवर डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x इंटू कोस वाई, और डी यू ओवर डी वाई कितना आ जाएगा माइनस साइन वाई ई की पावर x। ऐसे ही डी वी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा ई की पावर x साइन वाई, और डी वी ओवर डी वाई कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई। तो आ गया डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। और डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी ओवर डी एक्स, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द कोची रीमन कंडीशंस, सिंस कोची रीमन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड and the partial derivatives are continuous, then the given function is analytic। ठीक है। देखो क्या लिखना है, जो एमएससी वाले बच्चे हैं, बीएससी एमएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए बता दूं। ठीक है, नेट वालों को तो जरूरत नहीं है। आ, तो लिख लेना सिंस कोची रीमन कंडीशंस आर या इक्वेशंस
कोची रीमन सी आर इक्वेशन भी लिख देते हैं ना, तब भी समझ जाएगा। सी आर इक्वेशन लिख देते, सिंस कोची रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। देखो अगर एनालिटिक है ना तो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, बताया था ना जब वो लिखवाया था, कंटिन्यूअस। सो या हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई इज एनालिटिक। बस ये एक लाइन लिख देना, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इसका वो भी लिखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू, देखो लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं ई की पावर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर आयोटा वाई, ई की पावर आयोटा वाई तो क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कितना हो गया ई की पावर जेड। एफ जेड कितना हो जाएगा, ई की पावर जेड ही हो जाएगा वो। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखो एक दो क्वेश्चन तुम खुद करना घर से, ठीक है। जो मुझे लगेगा डिफिकल्ट है वो मैं खुद करा दूंगा, जो मुझे लगेगा तुम कर सकते हो, ठीक है, वो मैं तुमको लिखवा दूंगा। देखो ये करना तुम, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। इसे कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया था ना, याद है? इसको लिखोगे साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको सोल्व कराया था मैंने, याद हो, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये u हो गया, ये v हो गया। तो चेक करना ये एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, चलो ये तो मुझे ही कराना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ही कराना पड़ेगा, कौन सा है, देखो आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log ऑफ जेड, ठीक है। तो log जेड को कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अच्छा इसको इसमें ना लिख के ना, इसको पोलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा, और वाई को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉमन ले लो, ई की पावर आयोटा थीटा, फिर क्या हो जाएगा, लोग आर प्लस आयोटा थीटा। देखो इसको लिख सकते हैं लोग आर प्लस लोग ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, लोग बेस में ई तो आयोटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालना है हमको, ठीक है। देखो लोग क्या होता है, आर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, थीटा आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब कर लोगे, यू क्या हो गया तुम्हारा, यू हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ बाहर ले लो, पावर बाहर आ जाती है log में,
मतलब लोग की प्रॉपर्टी तो याद होगी ना तुमको। ठीक है, तो देखो यहाँ करा रहा हूँ। u इज इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v कितना हो गया, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो du बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, और du बाई डी वाई निकालना है। ऐसे ही dv बाई डी एक्स निकालना है, और dv बाई डी वाई निकालना है। तो हमको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो du बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, log एक्स का वन अपॉन एक्स, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे का डेरिवेटिव, तो y का जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, log एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव उसका जिसको x माना है, इस पूरे को माना था, और इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ y, तो कितना आ गया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इंटू इस पूरे का डेरिवेटिव इसका, इसको एक्स माना है ना, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है, और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे अपोन में एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाए, डीवी ओवर डी एक्स। क्लियर है। अब डीवी ओवर डी वाई कैलकुलेट करेंगे, तो सेम ऐसे ही, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का, अब इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई का डेरिवेटिव वन, एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डीवी ओवर डी वाई, ये एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो इस एक्स से एक एक्स गया, ये ऊपर एक्स ऊपर आ जाएगा, तो डीवी ओवर डी वाई कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डीवी ओवर डी वाई, और डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डीवी ओवर डी एक्स। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डीवी ओवर डी वाई, और डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी ओवर डी एक्स। यही क्या है, तुम्हारी सी आर इक्वेशंस है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, अब इसका अगर डिफरेंशियल निकालोगे, एफ ऑफ जेड log जेड का वन अपॉन जेड, ये फंक्शन एक पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, कहाँ पे, z इज इक्वल टू जीरो पे। z इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशियबल है। तो ये फंक्शन जो है तुम्हारा, वो z इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो लिख लोगे ना, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, hence the given function is analytic and partial derivatives are continuous। ठीक है,
तो यहाँ लिख लेना हेंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log z is analytic everywhere except at z is equal to 0। ठीक है। क्लियर। बिकॉज f dash z is not differentiable या differentiable and defined भी होना चाहिए ना, डिफाइंड डेफिनेशन। एंड नो एंड नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू 0। देखो जो शॉर्ट वाली लिखवाई थी ना डेफिनेशन एक, कहाँ गई? ये देखो, पीछे। द फंक्शन दैट इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल इन सर्टेन डोमेन। तो वहां पे, यहाँ पे ना वो डोमेन आर है, मतलब रियल नंबर। तो वहां पे z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए z इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी हर जगह एनालिटिक है। क्लियर है। तो देखो एक और क्वेश्चन खुद से करना। एक तो होमवर्क वो वाला दिया हुआ है तुम्हें, कौन सा दिया था मैंने? साइन जेड, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये दिया हुआ है ना, ये वाला। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेना। ये है तुम्हारा एफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड बार। ठीक है। देखो z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे u क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कर लेना इन क्वेश्चन को, है ना। और v कितना आ गया, 0। ये चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 such that the function is analytic। और फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस c1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा c2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सिंस द फंक्शन इज एनालिटिक, सो इट विल सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। तो du ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dy एंड du ओवर dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv ओवर dx। u क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर c1 वाई स्क्वायर 2xy, और v क्या है हमारे पास, c2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। du ओवर dx निकालेंगे, 2x माइनस 2y, और du ओवर dy आएगा 2c1y। ऐसे ही dv ओवर dx आएगा
2c2x प्लस 2y, और dv/dy आएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है तो -2y प्लस 2x। अब देखो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए ना क्रॉस में। du/dx इज इक्वल टू dv/dy आ गया। 2x - 2y, 2x - 2y, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, इनका नेगेटिव। तो इनको कंपेयर करो, du/dy लिखो, du/dy 2c1y। ठीक है। अच्छा ये भी तो आएगा, y के रेस्पेक्ट -2x भी तो आएगा, y के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा इसका, तो -2x इज इक्वल टू 2c2x प्लस 2y माइनस का, ये नेगेटिव टर्म आएगा ना यहाँ पे, तो 2c1y x माइनस अंदर ले लो, या माइनस इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का होगा, तो 2c2x प्लस 2y। अब देखो कोफिशिएंट कंपेयर करो x और y के, इधर y के साथ लिखा हुआ है -2c1, इधर y के साथ लिखा हुआ है 2, तो c1 कितना आ गया, -1, लिख देना यहाँ पे। हाँ, कंपेयर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2c2, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, तो c2 आ गया भाई। ठीक है, तो c1 c2 आ गए, इन c1 c2 की वैल्यू रख देना, आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, मतलब c1 c2 ही कैलकुलेट करना था। अगर वो बोले कि डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करो, तो c1 c2 की वैल्यू रख दो और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना, देख लेना क्या है। ठीक है, और डेरिवेटिव हमेशा z की फॉर्म में निकाल के छोड़ना। ठीक है, x और y की फॉर्म में मत छोड़ना। ठीक है, तो अब ऐसे करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हजारों क्वेश्चन है जिनको तुम सोल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इतने क्वेश्चन करके तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन ना पोलर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म भी लिखाई थी ना तुमको, तो पोलर फॉर्म का, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म का करा देता हूँ। तो तुम्हारे पास f(r(θ) इज इक्वल टू r⁴n cos n θ प्लस आयोटा sin n θ। ठीक है, तो इसको दिखाना है, इसको शो करना है कि ये एनालिटिक है। ठीक है, तो क्या करोगे, du/dr कैलकुलेट करोगे, और du/dθ कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही dv/dr कैलकुलेट करोगे, और dv/dθ कैलकुलेट करोगे। u कितना है, r⁴n cos n θ, और v कितना है, r⁴n sin n θ। ठीक है, u और v आ गए। अब देखो, पावर आउटसाइड, पावर डिक्रीज बाय 1, ऐसे ही थीटा के रेस्पेक्ट में, r⁴n कोस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो
डी यू बाई डी आर आ गया, डी यू बाई डी थीटा आ गया। क्लियर है भाई? अब डी वी बाई डी आर निकाल लो। एन आर की पावर एन माइनस वन साइन थीटा, और ये आ गया तुम्हारा थीटा के रेस्पेक्ट में आर की पावर एन कोस ऑफ एन थीटा। यहाँ भी एन आएगा और यहाँ भी एन आएगा। क्लियर है भाई? अरे एन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो जो साइन के साथ लिखा हुआ है वो भी तो बाहर आएगा। ये साइन एन थीटा है ना, कोस एन थीटा था ना, तो एन बाहर आएगा। ठीक है। अब देखो, अगर कोची रीमन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये इसके इक्वल है। ऊपर से नीचे जाओगे तो नेगेटिव लगाओगे, तो ये नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है। मतलब देखो, डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू वन बाय आर डी वी बाई डी थीटा। अगर इसमें आर से डिवाइड कर दूं तो यही मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा ना, आर से डिवाइड करूंगा तो एन की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर दूं तो ये भी आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डी वी बाय डी आर। इसमें आर की मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस आर की मल्टीप्लाई करो, तो माइनस आर की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आर की पावर एन हो जाएगा। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस आर की पावर एन साइन एन थीटा। क्लियर है? तो ये सेटिस्फाई कर रही हैं। सी आर कंडीशन, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सो द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है। अब अगर इसका डेरिवेटिव भी निकालने के लिए बोले तो डेरिवेटिव भी निकाल देना। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन, वो तो है ही, एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ घर से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर। सेकंड है, एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब में वही है, check whether the given function is analytic or not. Check whether the given function is analytic or not. ठीक है। थर्ड, वही कंडीशन सेटिस्फाई करना, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई, और डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस ए। ठीक है। और फोर्थ है, एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है। और बस इतना ही कर लेना। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू।